नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले हम आपको अतीक अहमद का दहशत वाला जाप दिखाएंगे, जो जेल में हो या वैन में, होश में हो या नींद में, साबरमती में हो या प्रयागराज में, हर वक्त नॉन स्टॉप चल रहा है। मिट्टी में मिलाने के बाद माफिया अतीक को उसके खुद के ही शब्दों में कैसे रगड़ा जा रहा है, इस पर हमारी वीडियो गाइड मिस मत कीजिएगा। योगी के एक्शन और अतीक के डर वाले एक्सप्रेशन से भरपूर ये सत्ता की कुंजी आपको कानून व्यवस्था से जुड़े जरूरी इनसाइट्स आज देने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री पर नरम गरम गहलोत की बात होगी, जो पीएम मोदी के दोनों हाथों में लड्डू वाले बयान पर तो मुस्कुरा दिए, लेकिन पीएम ने जैसे ही अपने व्यंग और कटाक्ष को हरी झंडी दिखाई, गहलोत लाल हो गए। राजस्थान में पायलट वर्सेस गहलोत वाली जंग जिस क्लाइमैक्स पर आ गई है, वहां प्रधानमंत्री मोदी के इशारों को समझने की भी आज जरूरत है। वहीं फिर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की एक ऐसी विश लिस्ट देखिएगा, जिस पर आज हमने सत्ता की मजेदार कुंजी तैयार की है। आखिर क्यों भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलकाता और चेन्नई में खेलना चाहता है? इन दो शहरों में ऐसा क्या है खास, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज आपको पता चलेगा कि आपके मुख्यमंत्री के पास कितने करोड़ रुपए हैं, देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है और कौन से सीएम के पास सबसे कम संपत्ति है। सत्ता की इस कुंजी में बहुत हैरान करने वाले आंकड़े आज आपके सामने होंगे। तो में तो मिल गया, रगड़े जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। आप गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोक की यात्रा पर चले गए हैं। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास किया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया। जी हाँ, कभी एनकाउंटर का डर, कभी गाड़ी पलटने का खौफ, कभी जुबान पर पूरे परिवार के बर्बाद होने का जिक्र। गुजरात से प्रयागराज आने के दौरान माफिया अतीक अहमद का पूरा सफर इसी तरह खौफ में गुजरा है। TV9 भारतवर्ष के तीखे सवालों के दौरान अतीक सहमा हुआ था। अतीक पुलिस वैन के अंदर पुलिस वालों के बीच बैठा था। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सवाल पूछ रहे थे और इस दौरान जाली के अंदर से बोल रहे अतीक की जुबान से निकले हर लफ्ज में बर्बादी और खौफ था। आप देखिए कि अतीक अहमद ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में तो मिल चुका हूं, फिर भी रगड़े जा रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, साबरमती जेल में मुझे परेशान किया जा रहा है, जेल से मैंने कोई फोन नहीं किए, मैंने कोई साजिश नहीं रची, मीडिया की वजह से मैं बचा हुआ हूं, पिछले 6 सालों से जेल में बंद हूं, मेरी पत्नी फरार है, नहीं तो जेल में डाल देंगे, मेरे बेटा नाबालिग है, उसने कुछ नहीं किया है, यह कहा अतीक अहमद। माफिया की जुबान पर ऐसे शब्द इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह कानून के प्रहार से माफिया के अपराधों की अट्टालिकाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। अतीक ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में बोल रहा था और उसकी जुबान पर वही डायलॉग्स थे जिनके तहत सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। यानी असर बहुत गहरा हुआ है। जरा सोचिए, एक माफिया को हथियारबंद पुलिस के पहरे में 15 दिन में कुल 4000 किलोमीटर की यात्रा करवाई जाती है और इस दौरान हर कदम पर उसके डर और दहशत का ब्रॉडकास्ट होता है। अतीक को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाते हुए उसका तमाशा बन जाने का एक पहलू और है कि इसमें एक राज्य की कानून व्यवस्था की मुफ्त मार्केटिंग है और इसमें जबरदस्त मैसेजिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में इसे राजनैतिक इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है, जिसमें कानून व्यवस्था और प्रशासनिक बाहुबल
की चर्चा अपने आप हो रही। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रखी। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं, तो आपको डर है कि मट्टी में आपको डर है कि इनकाउंटर होगा? आपको परेशान किया जा रहा है, डर लग रहा है, अब अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। आपने गुनाह नहीं किए हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं आप पर, आपने गुनाह किए हैं। हाँ, अदालत में तय हुआ, डर लग रहा है। मीडिया है इसलिए डर नहीं लग रहा है, कहना चाहते हो, लेकिन पछतावा है अपने किए पर, पछतावा है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोप है आप पर, दर्जनों मामले आप पर दर्ज हैं। हाँ, तो आपका बेटा फरार क्यों है? जो बड़ा असद जिसने गोलियां चलाई थी वो फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? आए तो फरार होने से काम चलेगा? कोर्ट में सामने पेश होकर सफाई पेश करना चाहिए ना, कोर्ट में जाएगी। कहां फरार है तुम्हारी? अरे यार, मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? तो अतीक अहमद के खिलाफ बी वारंट जारी होने के बाद इसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। हालांकि अतीक अहमद को आजीवन सजा हो चुकी है, उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, लेकिन सवालों की फहरिस्त अब भी लंबी है, गुनाहों का हिसाब अब भी बाकी है। इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि प्रयागराज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में 6 पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई। यह टीम अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त तैयार करेगी। सवालों के लिए पुलिस टीम इस केस से जुड़े सरकारी वकीलों से भी सलाह ले रही है। टीम में प्रयागराज में लंबे समय से तैनात रहे 2 पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर सवालों की लिस्ट को फाइनल करेंगे। इसके अलावा पुलिस ने वीडियो और ऑडियो क्लिप का एक डॉजियर भी तैयार किया है। डॉजियर में धूमनगंज इलाके में उमेश पाल शूटआउट के 9 वीडियोस मौजूद हैं। अतीक से जुड़े 23 लोगों की फोन कॉल डिटेल्स भी इसी डॉजियर में। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस की तैयारी अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ करने की है। बाद में दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ दोनों बहुत शातिर हैं, इसीलिए उनसे कुछ जानकारियां ले पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए पुलिस ने कुछ इमोशनल कार्ड चलने की भी तैयारी की है। पुलिस का पूरा जोर इस बात पर है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कम से कम पता चल जाए, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के मामले में हर फैसले की जानकारी शाइस्ता के पास है। साजिश रचने से लेकर शूटर्स को भगाने तक सारी डिटेल शाइस्ता के पास है। पुलिस के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि अतीक अहमद कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी इमोशनल कार्ड चलकर पुलिस को अहम जानकारियां नहीं दे रहा है। अब तक इस केस में प्रयागराज पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स अतीक के बेटे असद, उसकी बीवी शाइस्ता या फिर उसके गैंग के 5 लाख इनाम वाले किसी शूटर को पकड़ नहीं पाई। और माफिया अतीक अहमद के पूरे गैंग के खिलाफ एक तरफ पुलिस फुल एक्शन में है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स विभाग भी अतीक के काले साम्राज्य पर चोट कर रहा है। चुन चुनकर अतीक के गुर्गों के गुनाहों का हिसाब हो रहा है। अतीक के गुर्गों के घर पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। एक साथ कई गुर्गों के घर पर रेड डाली गई है। इनमें जफर खान, गुलफुल प्रधान, सीताराम शुक्ला के नाम शामिल है। पुलिस के मुताबिक सीताराम शुक्ला अतीक अहमद का अकाउंटेंट है। इसके अलावा अतीक के वकील खान शौलत हनीफ, दीपक भार्गव, असद कालिया के घर पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक 13 लोकेशंस पर तलाशी ली गई है। करीब 150 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी की पहचान हो चुकी। इसके अलावा पुलिस भी अपने स्तर पर छापेमारी कर रही है। खालिद जफर के घर पर पुलिस ने छापा मारा।
खालिद जफर अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है। पुलिस को ऐसी सूचना थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता खालिद जफर के ही घर में रुकी थी। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही। पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया है। उमेश पाल हत्याकांड में उस पर शूटर्स की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने जैनब फातिमा की तलाश भी तेज कर दी। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी और भांजी उंजिला नूरी पहले से ही इस मामले में आरोपी है। अतीक की पत्नी और बेटी की तलाश प्रयागराज से लेकर मेरठ तक की जा रही है। तो सत्ता में अतीक अहमद के योगी वाले खौफ के बाद अब हम आपका ध्यान कंगाल पाकिस्तान की कुछ इच्छाओं की ओर खींचना चाहेंगे। जिस मुल्क की आवाम के आगे दाने दाने के लाले हैं, जिसके हुक्मरानों के सामने दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, वो पाकिस्तान भी अपनी इच्छाएं जाहिर करने लगा है। जी हां, जैसे किसी शॉपिंग वेबसाइट में एक विश लिस्ट होती है ना, जिसमें आप उस सामान को डालते हैं जिसे आप भविष्य में खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपनी एक विश लिस्ट तैयार की है और उसमें उसने जो इच्छाएं सेलेक्ट की हैं, उनमें से पहली इच्छा भारत में इसी साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी है और दूसरी इच्छा G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित है। पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो इसी साल 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा। वैसे तो जिस दिन इसका ऐलान हुआ था, पाकिस्तान के सीने पर तब से सांप लौट रहे थे। उसके बाद से अब तक भारत में खेलने को लेकर पाकिस्तान के कई ड्रामे वाले एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब पाकिस्तान ने अपनी नई विश लिस्ट बनाई है, जिसमें उसने भारत में मैच खेलने के लिए 2 ऐसे स्टेडियम सेलेक्ट किए हैं जहां वो सहज और सुरक्षित महसूस करता है। इनमें से पहले स्टेडियम का नाम है ईडन गार्डन्स, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद है, और दूसरे स्टेडियम का नाम है चेपक, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। वैसे जिस पाकिस्तान को लोग आतंक की वजह से हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, जिसके साथ दोस्ती रखने से कतराते हैं, जिसकी टीम के साथ दुनिया की तमाम टीमें खेलने से मना कर देती हैं, उस पाकिस्तान को सहजता के साथ लोगों के प्यार, समर्थन और सहानुभूति की जरूरत है। उसका यह काम अहमदाबाद में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थोड़ा आसान हो सकता था, जहां एक बार में 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सपोर्टर भी हो सकते थे। लेकिन फिर भी अपनी विश लिस्ट में उसने कोलकाता के ईडन गार्डन्स और चेन्नई के चेपक स्टेडियम को चुनकर थोड़ा हैरान जरूर किया है। क्रिकेट फैंस सवाल कर रहे हैं, चेन्नई कोलकाता के स्टेडियम में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं है? जी हां, अहमदाबाद के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पाकिस्तान को आखिर परहेज क्यों है? पाकिस्तान की इस इच्छा के पीछे आखिर राज क्या है? चेन्नई कोलकाता के स्टेडियम में ऐसा क्या है जो और कहीं नहीं है? ये वो सवाल है जो तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में आज उठ रहा होगा। अहमदाबाद के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम से परहेज क्यों? यह भी अहम सवाल है। पाकिस्तान की स्टेडियम वाली विश लिस्ट का आखिर राज क्या है? यह सीक्रेट आखिर है क्या? पाकिस्तान चेन्नई कोलकाता में ही सहज क्यों महसूस कर रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच खेलने के लिए स्टेडियम चुनने में भी अच्छी खासी रिसर्च की है। वो सहज और सुरक्षित महसूस करने की दलीलें दे रहा है। वैसे भारत के नजरिए से देखें तो भारत का कोई भी शहर सुरक्षित है। यहां हर शहर बराबर है, पूरा इंतजाम है। यहां के क्रिकेट फैंस का दिल भी बड़ा है, लोग अच्छे खेल की इज्जत करते हैं। ऐसे में 2 चुने हुए शहरों के प्रति इतना आग्रह क्यों? कारण ढूंढने और गिनाने पर आएंगे तो आपको बहुत से तर्क वितर्क मिल जाएंगे, बात राजनीतिक हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, उसमें खेल भावना प्रधान होनी चाहिए। इसलिए सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए खास तौर पर हमने गहरी रिसर्च की, लेकिन खेल पर फोकस करते हुए असल में मामला रिकॉर्ड्स का भी है। हमें जो आंकड़े मिले वो देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की सहजता की एक वजह तो समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं। जी हां, 6, जिसमें उसे 5 में जीत मिली है।
जबकि सिर्फ एक मुकाबला वो यहां हारा है। इसी तरह चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में उसने अब तक 2 वनडे मैच खेले हैं और दोनों ही मैच में उसे जीत हासिल हुई है। यानी पाकिस्तान की विश लिस्ट में वर्ल्ड कप के मैच जीतने की तीव्र इच्छा है, जो कि हर टीम में होती है, लेकिन खेल में दम हो तो फिर जीत कहीं भी हासिल की जा सकती है। मैदान वैदान कुछ होता नहीं है, सब मन का वहम है। पाकिस्तान को अपने वहम दूर करने चाहिए और अपनी विश लिस्ट में शहर चुनने के बजाय अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज और फील्डर चुनने चाहिए। सुरक्षा का जिम्मा मेजबान भारत संभाल लेगा। और हां, भारत से मैच के लिए उसे विशेष तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत पाया है। और अब पाकिस्तान की विश लिस्ट के दूसरे आइटम का जिक्र करते हैं, दूसरे आइटम की बात करते हैं। G20 का आयोजन कश्मीर में होता देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जी हां, उसका चेहरा लाल हो गया है और वो पानी पी पी कर कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है। दरअसल भारत ने G20 का इवेंट कैलेंडर जो जारी किया है, उसके मुताबिक G20 के तहत यूथ 20 की मीटिंग कश्मीर के श्रीनगर के साथ लेह और लद्दाख में होगी। इसे अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। कश्मीर में कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो जाए, वहां कोई अच्छा काम होने लग जाए, तो पाकिस्तान की पुरानी बीमारी एक्टिवेट हो जाती है। ये हम सब जानते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज दर्द से तड़पता है, एक ही शब्द और वाक्य बार बार बोलता है, अपनी बकवास बातें मीडिया में छपवाने की तीव्र इच्छा होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में छपास भी कहते हैं। पाकिस्तान को यही रोग लगा हुआ है, लेकिन इस बीमारी की कोई दवा नहीं। पाकिस्तान के बस में यही है कि वो अपनी आर्थिक सेहत पर ध्यान दे। कश्मीर वाली कुंठा कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगी। वैसे पाकिस्तान चाहे तो अक्टूबर में भारत में वर्ल्ड कप खेलने वाले अपने खिलाड़ियों से बोल सकता है कि तब टूर्नामेंट में पैकअप होने के बाद वो एक बार कश्मीर जरूर घूम कर आए। और सत्ता में अब आज की 2 ऐसी राजनीतिक तस्वीरें जिनमें संकेत है, स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर प्लानिंग है और राजनीतिक व्यंग भी है। जी हां, पहली तस्वीर के किरदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार और राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित मुलाकात है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आज इन दोनों तस्वीरों पर सत्ता की डिटेल कुंजी खोलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी और अशोक गहलोत की उस वर्चुअल मुलाकात से, जिसमें पीएम मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं और अशोक गहलोत बहुत खुश हो रहे हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके राज्य को एक वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिला है। यह कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी था, लेकिन इसमें जो कुछ बोला गया उसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। जी हां, दरअसल आज दिल्ली से अजमेर रूट के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए वर्चुअल कार्यक्रम था। इसी मौके पर पीएम मोदी ने राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक संकट पर चुटकी ले ली। उन्होंने अशोक गहलोत को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से राजनीतिक आपाधापी के बाद भी अशोक गहलोत जी ने विकास के कामों के लिए समय निकाला है, उनका विशेष अभिवादन होना चाहिए। इस एक लाइन से पीएम मोदी ने कैसे राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर व्यंग किया, उसे डिकोड करें। उससे पहले एक बार पीएम मोदी का पूरा बयान आप सुन लीजिए। मुझे विश्वास है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। तो देखा आपने, दरअसल प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की जिस राजनीतिक आपाधापी में फंसे होने की बात कही, वो सचिन पायलट के कल वाले अनशन की ओर संकेत था, जिसमें सचिन पायलट अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए घेरने में जुटे हैं।
वैसे तो यह राजनीतिक संकेत था, लेकिन इसे विकास के कामों से जोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी ने थोड़ा चुटीला बना दिया। पीएम मोदी का यह संवाद यहीं नहीं रुका। आज के कार्यक्रम में विकास पर बोलते हुए दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर स्कोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत ने जहां राजस्थान के विकास के लिए योजनाओं की मांग कर अपना चुनावी स्कोर बढ़ाया, वहीं पीएम मोदी ने यह कहकर गहलोत को मात देने की कोशिश की कि आजादी के तुरंत बाद जो काम होने थे वो शायद उनके हिस्से के लिए बचा कर रखे गए थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि अशोक गहलोत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत के लिए किस लड्डू की बात कर रहे थे, उसे समझने के लिए आप दोनों नेताओं के बयान पर यह छोटी सी रील जरूर देखिए। इस रील से आप यह भी समझ पाएंगे कि कैसे सभ्य, शालीन भाषा और विकास की बात करके भी राजनीति में एक दूसरे को मात दी जा सकती है। गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। तो आपका आशीर्वाद मिलेगा, राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है, और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो पहले वंदे भारत को मुस्कुराते हुए हरी झंडी दिखाना और फिर राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर हल्का सा कटाक्ष करना, बिल्कुल उसी तरह जैसे धीरे धीरे हरी झंडी दिखाई जाती है। पीएम मोदी की ये अदा गहलोत को चुभ गई। हालांकि वाद विवाद और संवाद की ये राजनीति खत्म नहीं हुई। अशोक गहलोत ने कार्यक्रम के बाद एक बयान जारी करके पीएम मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। गहलोत ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए एक पन्ने का एक बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मुझे दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में वर्ष 2014 से पूर्व के रेल मंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, गुलजारी लाल नंदा सहित सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने और भी कई रेल मंत्रियों के नाम लिए और मोदी सरकार पर रेलवे का महत्व कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने अपने कार्यकाल में अलग रेलवे बजट को समाप्त किया है। आज आधुनिक ट्रेन चल पा रही है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर दिया। वैसे राजनीतिक संकेतों वाला द्वंद्व जो आज देखने के लिए मिला वो अगले कुछ महीनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि इसी साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, जहां गहलोत अपने जादू से सत्ता बरकरार रखना चाहेंगे, जबकि बीजेपी मोदी मैजिक के जरिए सत्ता में वापसी करना चाहेगी। अब आपको आज की दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं। विपक्षी एकता के प्रयोग को देखते हुए यह तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि इस तस्वीर में वो लोग हैं जिन पर विपक्ष को एक सूत्र में जोड़ने की जिम्मेदारी है। इस तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और खुद राहुल गांधी मौजूद थे। और 2024 के पॉलिटिकल मुकाबले में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है।
दिल्ली दौरे पर पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 2024 में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर पहुंचे थे। यहां राहुल गांधी पहले से मौजूद थे। संसद की सदस्यता जाने के बाद नीतीश कुमार और राहुल गांधी की यह पहली मुलाकात थी। हालांकि दिल्ली आने से पहले तक नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर मुखर रूप से कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन आज दोनों नेताओं की मुलाकात और हाव भाव में काफी अपनापन नजर आ रहा था। इस बैठक में ज्यादातर विपक्षी दल तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेताओं ने इस बैठक के बाद यह ऐलान जरूर कर दिया कि 2024 में सबको एकजुट होकर लड़ना है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर तक विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो सकती है। नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग अलग दलों के नेताओं से बात करेंगे। यह जिम्मेदारी सौंपी गई। कुल मिलाकर आज की बैठक में क्या क्या हुआ और बीजेपी ने विपक्षी एकता पर क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। तो सालों में ये लोग बिहार का विकास नहीं कर पाए, तो आज किस सोच के साथ और किस मुंह के साथ ये जाएंगे देश में बताने कि भैया हमने क्या किया है बिहार में कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी उन चीज़ों को लागू करेंगे। तो बहरहाल वैसे भी विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है। जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे देश क्या उम्मीद रखेगा। सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए कि भ्रष्टाचार के चक्कर में आप पड़े हैं। कोई आपको प्रधानमंत्री नहीं मानने वाला है, वो सब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। तो देखा आपने कैसे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, जब नीतीश कुमार ने पटना के एक राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से यह कहा था कि विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस को देर नहीं करनी चाहिए। जवाब में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। उस समय का वो बयान आप एक बार सुनिए, इससे आज की मीटिंग का बैकग्राउंड आपको क्लियर होगा। जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। कई 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। तो आज वो पहले आप वाली दीवार टूटती दिखी। जब ये मुलाकात हुई तो ये तो क्लियर दिखा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है। जेडीयू के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और नीतीश कुमार की बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी कि जिनसे कांग्रेस पार्टी संवाद नहीं कर पा रही है उनसे नीतीश जी बात करेंगे। इस कड़ी में आज नीतीश की पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। इसके बाद वो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी बात करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो भी कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे से लेकर स्टालिन तक का नाम आया।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप चाहें तो केसीआर से बात करें या फिर हम भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से विपक्षी पार्टियों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी करने का प्रस्ताव आया, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब जब नीतीश कुमार इतने एक्टिव हैं तो सवाल यह उठ रहा है कि अचानक नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए इतने एक्टिव क्यों हो गए? क्या उन्हें यूपीए का संयोजक बनाया जा रहा है? वैसे नीतीश कुमार अगर यूपीए संयोजक बन भी जाते हैं तो भी विपक्षी एकता उनके लिए बहुत मुश्किल टारगेट होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट की दोस्ती मुश्किल होगी, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती मुश्किल होगी, केरल में कांग्रेस का लेफ्ट से कैसे गठबंधन होगा, यूपी में अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस और बीएसपी से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तेलंगाना में क्या कांग्रेस और बीआरएस एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी को लोकसभा में साथ लाना भी आसान नहीं। और इतना ही नहीं, नवीन पटनायक और जगन रेड्डी का रुख विपक्षी एकता पर क्या होने वाला है, इस पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं। तो अगर नीतीश कुमार को यूपीए संयोजक का पद मिल भी गया तो आगे का काम आसान नहीं होगा। तो वैसे आज की मुलाकात के वीडियो और मैसेज विपक्षी एकता को बहुत रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसी तस्वीरें जुड़कर एक अच्छा वीडियो एल्बम तो बनाती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में यह सामग्री बहुत टिकाऊ और जिताऊ साबित नहीं हो पाई। अब बात एक ऐसी रिपोर्ट की जो आपके राज्य से जुड़ी है, जी हां, आपके राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ी है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी भी दिलचस्पी जरूर होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो या ना हो, लेकिन हमारे करोड़ों ऐसे न्यूज मित्र हैं जिनके मुख्यमंत्री दौलत के मामले में करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों के 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। मतलब देश में 97% मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। देश में सारे मुख्यमंत्रियों की संपत्ति को जोड़कर औसत निकाला जाए तो प्रति मुख्यमंत्री 33 करोड़ 96 लाख रुपए बनते हैं। और आपके मन में भी सवाल होगा, यह जानने की तीव्र इच्छा होगी कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री संपत्ति के मामले में किस नंबर पर हैं। देश में सबसे ज्यादा संपत्ति आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पास है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इनकी संपत्ति करीब 510 करोड़ है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जिनकी संपत्ति 163 करोड़ से भी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं, जिनकी संपत्ति 63 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो यह तो बात हुई उन मुख्यमंत्रियों की जो संपत्ति के मामले में टॉप पर हैं, लेकिन देश के कुछ ऐसे भी सीएम हैं जिनके पास बड़े राज्य हैं, लेकिन वो संपत्ति के मामले में निचले पायदान पर हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख रुपए की संपत्ति है। दूसरा नाम है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, जिनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। और तीसरा नाम है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए, इस लिस्ट की हम बात कर रहे थे, लेकिन हूटर बज चुका है, इसलिए इस शो को यहीं पर खत्म करना होगा। सत्ता का टाइम आज के लिए खत्म हो गया है। इस रिमाइंडर के साथ सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।